नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है नई सोच नई दुनिया। और आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी सोच के आधार पर समाज को, अपने आप को और इस दुनिया को बदलने की ठानी है। कम कीमत पर एजुकेशन हर एक वर्ग के लोगों को कैसे दी जानी चाहिए, ये उनकी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बहुत लंबे समय पहले 2006 में एक एजुकेशन केंद्र को बनाने का प्रयास किया और वो स्कूल आज हर रोज़ नित नए मुकाम हासिल कर रहा है। वो सिर्फ इनकी मेहनत की बदौलत और इनकी सोच की बदौलत। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राहुल चौधरी जी से, जिन्होंने अपनी सोच के आधार पर एजुकेशन को हर एक वर्ग के लोगों को देने का बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। और आज स्वागत करते हैं राहुल चौधरी जी का। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। राहुल जी, हमने ये देखा है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाना चाहता है जी। वो उसका कारण एक ये भी है कि उनको लगता है कि सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो कि एक प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं जी। चाहे वो एक अच्छी एजुकेशन के हिसाब से आप लगा लीजिए, चाहे वो आप प्लेग्राउंड के हिसाब से लगा लीजिए, या जो क्रिकेट से रिलेटेड या बैडमिंटन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास होते हैं या प्राइवेट स्कूल के पास जो होते हैं वो शायद सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं मिल पाते जी। या फिर अलग अलग क्रिएटिविटी जो आप लोग करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती है। तो कैसे आपने ये विचार आया आपके मन में कि मुझे एक ऐसी कॉलोनी में, जो कि उस टाइम पे तो शायद अनऑथराइज थी, एक स्कूल बनाना चाहिए और हर वर्ग के उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं? कैसे आपके मन में ये विचार आया? जी कुलदीप जी, ये जब स्कूल की शुरुआत करी, क्योंकि मेरे जो फादर साहब हैं वो खुद गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हैं, तो उनके मन में एक ये विचार आया कि क्यों ना मैंने जो भी इतने साल एजुकेशन दी है बच्चों को, मैं इसको कंटिन्यू करूं। तो उन्होंने मेरे से बात करी, परिवार में सब लोगों से बात करी। परिवार के सभी लोगों का एक ये मत था कि हम लोग यहाँ से एक छोटा स्कूल शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे देखेंगे, उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। क्योंकि जैसा कि अभी आपने खुद भी बताया कि कॉलोनी उस टाइम अनऑथराइज थी, कॉलोनी में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी कॉलोनी की, तो लगा कि एक छोटे स्कूल से शुरुआत करते हैं और आगे धीरे 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 इसको बढ़ाते चलेंगे। शुरुआती दौर में हमेशा से ही कोई भी आप नए काम का प्रारंभ करें या आरंभ करें तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। कभी आपको नहीं लगा कि भाई हम ये इतना पैसा एक ऐसी संस्थान में लगाने जा रहे हैं, अगर बाई चांस अगर वो पैसा डूब गया या कुछ ऐसी परेशानियां आपको आई हों शुरुआती दौर में, उसके बारे में बताइए। जी कुलदीप जी, रही बात पैसे की, तो शुरू से ही हमारा जो एक मत रहा वो ये रहा कि हमें इसको एजुकेशन देनी है, इसको हमने बिजनेस नहीं बनाना। बहुत सुंदर। स्कूल को हमने जब भी चलाया, आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे सराउंडिंग में जितने स्कूल हैं उन सबसे कम फीस हमारी है। अच्छे एजुकेटेड टीचर्स हैं हम लोगों के पास। हमने पूरी कोशिश रहती है कि हमारे पास हमेशा एजुकेटेड टीचर्स ही रहें जिन्होंने एक्चुअली में बीएड और ये सब चीज़ें कर रखी हों। शुरुआती दौर में, हाँ कुलदीप जी, शुरुआती दौर में आप कोई भी काम शुरू करने जाते हैं तो थोड़ी परेशानी जरूर आती है। हमें भी शुरुआती दौर में, क्योंकि इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, तो थोड़ी परेशानी आई, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको बहुत जगह से एनओसीज लेनी पड़ती हैं, फायर डिपार्टमेंट से, वाटर डिपार्टमेंट से, एमसीडी से, डीडीए से। तो ये सारी जो है शुरुआती दौर में एक ये परेशानियां रही कि हमें पता नहीं था, तो धीरे धीरे ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना और स्कूल को रिकॉग्नाइज कराना, वो एक दौर था जिस दौर में एक बार तो ऐसा लगा कि ये बहुत मेहनत का काम है। बहुत सुंदर। अलग अलग वर्ग के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, क्योंकि आपने बताया जैसे कि फीस आपकी कम है जी। एक अमीर माँ बाप के बच्चे भी आपके स्कूल में आते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे भी आपके स्कूल में आते हैं, तो सभी वर्ग के सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, ये आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? जी, इसके लिए जो है हमारी कोशिश रहती है कुलदीप जी कि हम लोग टीचर्स का और पेरेंट्स का आपस में जो है एक मेल जोल बना के रखें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मंथ में एक दिन हम पेरेंट्स की मीटिंग करें अपने साथ, और बच्चों का और टीचर्स का जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम लोग उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें। हमारे को पेरेंट्स से फीडबैक मिलता है कि हाँ, हमारे बच्चे ने ये इस बार जो है इस महीने ये चीज़ें जो है इम्प्रूव करी, ये चीज़ें हैं जिस चीज़ में बच्चा हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हर बच्चे की एक फाइल बना लेते हैं और उसी पे काम किया जाता है जिसमें बच्चा वीक होता है।
आपके सीक्रेट जो सोर्स है वो क्या है, जो कि आपको लगता है कि जो आपके पाठ्यक्रम में आपने उसको शामिल किया है और वो और स्कूलों में भी होना चाहिए? कुलदीप जी, मेरा मानना यह है क्योंकि हमने जो है स्कूल जो है हमारा 8 तक है, सीनियर सेकेंडरी अभी नहीं है। तो प्राइमरी विंग तक हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को जितना प्लेवे मेथड में पढ़ाया जाए, जितना सिंगिंग मेथड में, जितना प्लेवे मेथड में, बच्चा उतनी जल्दी उसको ग्रैब करता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारा जूनियर विंग है उसमें टीचर्स हमारी जो है बच्चों के साथ प्लेवे मेथड में रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा एक्चुअली वर्ड्स को समझे, बच्चा एक्चुअली उन वर्ड्स को जाने और उसके बारे में लिखे। जी। तो आजकल जो बच्चे हैं वो फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जी। नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। जी। तो आपने क्या ऐसे उचित प्रयास किए हैं कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का संचार दोबारा से किया जा सके, या उनको नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी और अवगत कराने के जो आपके प्रयास हैं वो किस स्तर पर आप बच्चों को देते हैं? जी, इसके लिए कुलदीप जी हम लोगों ने अपना जो है लास्ट पीरियड, हमारा जो 8th पीरियड होता है स्कूल में, वो इसी चीज़ के लिए हमने रखा हुआ है हर क्लासेस के लिए। उसमें जो हमारी टीचर्स हैं वो बच्चों को इन्हीं तरह की स्टोरीज सुनाती हैं, जिन स्टोरीज को हम बचपन में पढ़ के बड़े हुए हैं, मॉरल स्टोरीज बच्चों को। प्लस उनको ये भी चीज़ सिखाई जाती है कि आज आप घर जाके अपने मम्मी पापा से कौन कौन से वर्ड्स बोलेंगे, दादा दादी से कैसे बोलेंगे, अपने घर में जो भी रिलेटिव्स हैं उनको कैसे विश करेंगे या उनके साथ कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैडम पूछते हैं कि किस किस बच्चे ने अपने उन पेरेंट्स के साथ कैसे कैसे बात करी और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो जो वेल ब्रिलियंट बच्चे होते हैं आपके स्कूल में, वो तो उनके लिए क्या ख़ास पॉलिसीज़ हैं आपकी? क्या उनको आप विशेष रियायतें देते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या फिर ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, या आपके अनुसार वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनके लिए क्या ख़ास चीज़ें हैं आपके स्कूल में? जी हाँ, उन जो हमारे पास ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत सी स्कीम्स कर रखी हैं। उनके लिए हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। उनका अगर कहीं और अच्छे स्कूल में एडमिशन हो रखा है तो हमारी कोशिश ये होती है कि वहाँ पे भी अगर हम अपनी तरफ से कोई हेल्प कर सकें तो वो ज़रूर करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे के सारे, उनकी हम किसी ना किसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके की करवाते रहते हैं। जैसे कि हमारा आकाश इंस्टीट्यूट है, इनके साथ टाई अप है। अभी भी उन्होंने जो है भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने जो है ओलंपियाड करवाए थे, अपने एंट्रेंस टेस्ट कराए थे, तो उसमें हमारे सभी बच्चों ने भाग लिया। तो वो लोग भी अपनी तरफ से बच्चों को हमारे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो जो बच्चे, राहुल जी मैं जानना चाहता हूँ, देखो हर स्कूल में और हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, या फिर वो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में जी। तो उनके लिए क्या विशेष प्रोग्राम आप चलाते हैं? कुलदीप जी, उनके ऊपर जो है मैं और जो प्रिंसिपल मैम हैं हमारे, वो दोनों कुछ खास ध्यान देते हैं जो इस तरह के बच्चे होते हैं। हमने पेरेंट्स से पहले ही दिन परमिशन ले लेते हैं। हमारा एक कुलदीप जी बहुत सिंपल सा एक मेथड है। हम पेरेंट्स जो एडमिशन कराने आते हैं, हम उनसे कह देते हैं कि आपका बच्चा इस गेट के बाहर आपका है, इस गेट के अंदर जब वो बच्चा आ जाता है तो वो मेरा अपना बच्चा है। मैं उसको डांटूंगा भी, मैं उसको समझाऊंगा भी। अच्छा करेगा तो उसे चॉकलेट भी मिलेगी, नहीं करेगा तो उसे डांट भी पड़ेगी। तो हमारी एक्चुअली फिलॉसफी ये रही है कि अगर आप पर्सनली हर बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे तो बच्चा जरूर इंप्रूव करेगा। कुछ बच्चे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं जब उनके कम मार्क्स आते हैं जी। तो उनके आत्मविश्वास को आप कैसे सपोर्ट करते हैं, और उनको कैसे ये समझाते हैं कि भाई नंबर ही सब कुछ नहीं है, आपके जीवन में और भी बहुत कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? कैसे उनका आत्मविश्वास जो खो जाता है कई बार, उसको आप वापस लेके आते हैं बच्चों के? जी, जैसे मैंने भी आपको बताया था कुलदीप जी कि हमने एक 8th पीरियड जो है वो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए या मोरल सपोर्ट्स के लिए रखा हुआ है। उसमें टीचर जो है उन्हीं बच्चों के साथ डिस्कस करती है। ऐसा नहीं कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनके साथ डिस्कस, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं हम उन्हें भी और प्रेरणा देते हैं कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। और मार्क्स की जैसे आपने बात कही, तो मेरा खुद का मानना ही है कुलदीप जी कि मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि मार्क्स कभी भी बच्चे की सक्सेस के बारे में नहीं बता सकते। बच्चा कैसा करेगा, क्या करेगा। पहले था एक टाइम जिस टाइम मार्क्स को बहुत पूछा जाता था। रीज़न था उसका कि सिर्फ कुछ एक जो फील्ड थी जिसमें बच्चे जा सकते थे, डॉक्टर मेडिकल कर लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, इस तरह की 2-3 फील्ड्स थी। आज तो जहान भर की फील्ड्स है। आप देखेंगे तो आप मास कम्युनिकेशंस के अंदर हैं, आपको खुद पता होगा कि इसी फील्ड के अंदर कितनी सारी जॉब है और लोग कहाँ कहाँ तक सक्सेस हुए हैं इस फील्ड में। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बच्चों को जो असफल हो जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, तो उनको आप ये मार्गदर्शन देते हैं कि भाई
असफलता ही सफलता की कुंजी है। जी यानी फेलियर ही कई बार आपको सफलता की सीढ़ियाँ और अच्छे तरीके से चढ़ने की प्रेरणा देता है। बहुत जी। सुंदर। खेल कूद की जो एक्टिविटी है आपकी स्कूल में, वो किताबों तक ही सीमित आप रखते हैं या फिर आप उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई खेल कूद भी बच्चों के दिमागी संतुलन के लिए और फ्यूचर के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है आपके स्कूल में? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कुलदीप जी कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी कराई जाए। मॉर्निंग टाइम में बच्चों के योगा होती है, हमारे पास योगा टीचर हैं, योगा करवाते हैं बच्चों को। फिर हमारे पास जो है बच्चे ताइक्वांडो के सर आते हैं, वो ताइक्वांडो करवाते हैं। और इस तरह के जो उनके स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं उसमें भी हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो हैं उनके साथ जाके कोशिश करते हैं कि बच्चों को बैडमिंटन, क्रिकेट, इस तरह की आउटडोर एक्टिविटी कराई जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने पहले भी कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा रहने लग गए हैं। आजकल वो दौर चला गया जब बच्चे इकट्ठे होकर जो है गली में खेला करते थे या बाहर पार्क में निकला करते थे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ जरूर कराएं ताकि उनका फिजिकल ग्रोथ भी हो। तो क्या ऐसी आपने कुछ चीज़ें देखी हैं कि कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से शर्मीले होते हैं? जी, तो उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए आपने कुछ कदम उठाए हैं? जी, ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है कि जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई इकलौता बच्चा है, सिंगल वो है, बॉय है या सिंगल गर्ल है, कोई और है नहीं, तो इसलिए इतना टॉकेटिव नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करता क्योंकि घर में उसे बात करने के लिए कोई मिलता नहीं है। अब वो स्कूल में आ रहा है तो स्कूल में भी वो शर्माता वो करता है। तो हमारी कोशिश होती है ऐसे बच्चों को ग्रुप में डाला जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं उनके साथ उनको बिठाया जाता है, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन करवाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैडम उनके ऊपर क्वेश्चनिंग उनसे करती है कि उनकी अंदर की जो शर्म है, अंदर की एक हेजिटेशन है, वो निकल जाए और वो बच्चा धीरे धीरे अपने अंदर चेंज ला सके। आने वाले 3 वर्षों में आप अपने स्कूल को कहाँ देखते हैं? डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो क्या आपको लगता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ, और डिजिटल एजुकेशन भी? जी कुलदीप जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि दुनिया बहुत चेंज हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। तो ऐसे में अगर बच्चों को डिजिटल एजुकेशन नहीं मिलेगी, बच्चे एक्चुअली नहीं समझ पाएंगे कि उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो वो धीरे धीरे पीछे होते चले जाएंगे। तो हमारा प्रयास भी यही है। हम लोगों ने कुछ स्मार्ट क्लासेस शुरू कर दी हैं और जैसा कि आपने कहा अगले 3 सालों में हम भी यही सोच रहे हैं कि अगले 3-4 साल में हमारे सभी क्लासेस जो हैं वो स्मार्ट क्लास हो और बच्चों को हर चीज़ पता चल सके। वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड आप क्या सोच रहे हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्चुअली में अभी हमने थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में स्टार्टअप किया है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 8th तक के स्टूडेंट हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो बच्चों को 8th के बाद ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को बताया जाए कि इसके अलावा आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आपके इस प्रोग्राम को, आपके इस विज़न को यथार्थ में उतारने में क्या क्या आपको परेशानियाँ आ रही हैं? वोकेशनल से रिलेटेड एजुकेशन को यथार्थ में उतारने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, परेशानी कोई नहीं आ रही है कुलदीप जी, बस लेकिन ये है कि इसके बाद जो हमारे पास जो है ना, वो ये बच्चे 8th क्लास तक के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं इसमें बच्चों को थोड़ा बड़ा होना ताकि उनको वो चीज़ समझ में आ सके। हमारे पास जो बच्चे हैं, हम उनको 7th 8th के बच्चों को तो इनके वोकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं कि बेटा आप ऐसे करेंगे तो ये भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ करेंगे तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो अभी, क्योंकि अभी उन्होंने खुद अपना माइंड मेकअप नहीं कर रखा है कि उन्हें आगे चल के करना क्या है। ये एक वो स्टेज होती है जिसमें सिर्फ बच्चों का मेन एम होता है। अगर आप 6th 7th 8th के स्टूडेंट से अगर आप बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बेटा आपने क्या करना है, तो अभी तो वो बताते हैं कि अभी तो मेरा एम है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। तो उनका एम अभी बहुत छोटा है, उन्होंने अभी आगे क्या करना है इस बारे में नहीं सोचा। सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जो खाई है वो बहुत गहरी है जी। तो उस खाई को पाटने का काम आप किस स्तर पे कर रहे हैं, पहला सवाल जी। और उसमें आप क्या विशेष बड़ा अंतर देखते हैं? देखिए कुलदीप जी, मेरा मानना यह है कि सरकारी स्कूल में जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छा तरीका है उनका बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन परेशानी सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है उनके बीच में सिर्फ एक यही है कि प्राइवेट स्कूल में हम हर बच्चे के ऊपर पर्सनली ध्यान देते हैं। हर बच्चे की एक फाइल होती है। बच्चा अगर 2 दिन स्कूल नहीं आया तो तीसरे दिन हमारे डिपार्टमेंट से उनके पास एक अलग जो है वहाँ से कॉल चला जाता है कि आपका बच्चा एब्सेंट है। डेली रिपोर्ट बच्चों की जो है, हम अटेंडेंस डेली हर पेरेंट्स के पास उनके मोबाइल पर जाती है कि आज आपका बच्चा एब्सेंट है, आज आपका बच्चा एब्सेंट है। सरकारी स्कूल में यह तंत्र नहीं है। वहाँ टीचर तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चे ही नहीं आना चाहते।
और वहां पे मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स भी इस तरह की वो कर जाते हैं कि अगर बच्चा लापरवाही। 2 दिन, लापरवाही बिल्कुल जी, 2 दिन 3 दिन अगर नहीं जा रहा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स भी। तो ये जो है धीरे धीरे अब हाल ये हो गया है कि सरकारी स्कूल अगर देखा जाए तो लोगों के दिमाग में सिर्फ ये आ गया है कि सरकारी स्कूल शायद अब गरीब तबके के बच्चों के लिए रह गया है। वरना अगर आप आज से 25-30 साल पहले जाएंगे तो अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाया करते थे। आज वो दूरी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसी जादुई चाबी है जो कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बीच की जो खाई है उसको पाटने का काम करती है। जी, हमारी कोशिश तो यही क्योंकि रहती आपने है। बताया कि आपकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनल है, जो कि एक साधारण आम वर्ग का इंसान भी उसको अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल। और अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी एजुकेशन दे सकता है। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो आप का मानना है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल मिलकर इस खाई को पाटने का काम कैसे कर सकते हैं? जी, प्राइवेट स्कूल तो जितने भी हैं वो कोशिश ये करें कि एक फ़ीस स्ट्रक्चर उनका नॉर्मल हो, हर कोई अफोर्ड कर सके। और जो सरकारी स्कूल हैं, मेरा मानना ये है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन जो बच्चों की तरफ उनकी जो मैं कहूँगा वर्ड की बच्चों के लिए जो उनका एक वो होना चाहिए, अपनी डेडिकेशन होनी चाहिए, वो उनकी प्रॉपर नहीं है। जी। तो आप अपने जो स्टाफ जो है उसका चयन कैसे करते हैं और उनको मोटिवेट कैसे करते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए? जी, स्टाफ के चयन के लिए तो हमारी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एक बहुत सिंपल सा एक रूल है कि अगर हमारे को 6th 7th 8th के लिए टीचर्स चाहिए तो वो टीचर बीएड होनी जरूरी है। 1st से 5th तक चाहिए तो वो टीचर जो है जेबीटी होनी चाहिए, और उससे नीचे तो एनटीटी। जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं उसके बाद जो है उनकी चयन प्रक्रिया शुरू होती है। इंटरव्यू लिया जाता है, क्लास में जाके उनका जो है एक टेस्ट लिया जाता है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, कैसा वो पढ़ाती हैं, उसके ऊपर जज किया जाता है। आफ्टर दैट फाइनलाइज किया जाता है कि हाँ ये टीचर हमारे स्कूल के लिए उपयुक्त है। बहुत सुंदर। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? मतलब शिक्षा किसी बच्चों को देना एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि सब बच्चों को आप एक ही नज़र से देख नहीं सकते। हर एक बच्चे को पढ़ाने का नज़रिया भी अलग होता है, तरीका भी अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी। प्रेरणा स्रोत कौन रहे और कैसे आपको लगा कि हाँ भाई मुझे एजुकेशन लाइन में जाने हैं और बच्चों के भविष्य को सुधारना है, अपने समाज को आगे लेके जाना है, अपने जगह पे जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उसको आगे लेके जाना है और अपने देश को आगे लेके जाना है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कुलदीप जी, मैंने बताया आपको कि फादर साहब मेरे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हैं। तो जब भी मैंने उनको देखा, उन्होंने बहुत सीरियसली उन बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों पे ध्यान दिया। तो शुरू से मुझे लगता था कि टीचिंग जो है वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आप किसी एक वर्ग को नहीं, एक पूरे समाज को पढ़ा रहे हैं। आपकी बात जो आपने सिखानी है, जो आपने बच्चों को सिखाई, वो बात बच्चे जरूर मानते हैं। आप आज की डेट में बच्चों के ये हाल भी हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की बात को गलत कह देते हैं कि अगर टीचर ने बताया कि ये बात सही है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब परिवार में जितने भी लोग हैं, सब लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, सबने बैठ के यही बात करा और ये डिस्कस करा कि हम अगर एक विद्यालय खोलें तो उसमें इस तरह की चीज़ें रहें जिसमें हम बच्चों को आने वाले जो भी हमारा समाज है उसको इस तरह की शिक्षा दें जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। नैतिक मूल्यों के ऊपर बात करी जाए, उनको ये समझाया जाए कि आपने आगे चल के इस देश को संभालना है, और जैसे आप लोग अपने विचार बनाएंगे वैसे ही इस देश के विचार आगे बनेंगे। बहुत सुंदर, लाजवाब। अच्छा, एक बात बताइए राहुल जी कि आपकी नज़र में अच्छा शिक्षक या अच्छा टीचर कौन है? वो जो कि अपना सिलेबस टाइम पे पूरा करवा दे जी, या उसके अंदर कुछ खास विशेष गुण होने चाहिए जो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? एक अच्छा टीचर आपकी नज़र में कौन है? मेरी नज़र में कुलदीप जी एक अच्छा शिक्षक वो है जिसकी अपने विद्यार्थियों के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। बहुत सुंदर। जब वो कुछ कहें तो वो विद्यार्थी समझ सकें, और विद्यार्थी अगर कुछ नहीं समझ पा रहा तो उसके बिना कहे वो टीचर समझ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है कि आने वाले नए ज़माने में टीचर की जगह टेक्नोलॉजी जो है वो ले सकती है? जी बिल्कुल। जैसे आजकल एआई का बहुत चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है, कोशिश भी करी जा रही है कि एआई को धीरे धीरे जो है डेली रूटीन लाइफ में लाया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो काम टीचर कर सकते हैं, क्योंकि टीचर जो है एक समाज का दर्पण है।
आप एआई के अंदर सारी चीज़ें डालकर उसको सिखा तो सकते हैं कि उसको क्या बोलना है, लेकिन जो टीचर उस टाइम विद्यार्थी को देख के, अपने स्टूडेंट्स को देख के जो फील करता है कि ये मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, इसने हाँ तो हिला दिया है सर में, लेकिन इसको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया, वो काम मशीनें नहीं कर सकती। बहुत सुंदर। यानी भावनाओं को समझने में फ्यूचर में भी आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है उनसे अवगत नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी जी। फीलिंग्स तो बच्चों की जो है वो एक टीचर ही समझ सकता है। शिक्षा प्रणाली में आपको लगता है कि किसी विशेष प्रकार के बदलाव की ज़रूरत है, और अगर आपको शिक्षा में बदलाव करने का कोई मौका मिले तो देश की क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप बदलना चाहेंगे? शिक्षा प्रणाली में जो चीज़ आप बदलना चाहेंगे? कुलदीप जी, अगर मेरे को कुछ इस तरीके का मौका मिले, वैसे तो हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत बेहतरीन है पूरी दुनिया में। आज भी आप देखेंगे तो भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर्स, इन सब का एक वर्चस्व है, बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली है हमारी। लेकिन अगर कुछ इस तरह का मौका मिलता है तो मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस जो है वो 6th क्लास से मिल जानी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आगे चल के ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, वो साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट ले भी नहीं पाते हैं और उनका बन भी नहीं पाता है। इसी वजह से उनकी जो है, आप 10th के, 9th या 10th के जो भी रिजल्ट रहते हैं बोर्ड के, उसमें परसेंटेज नहीं बन पाती, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एसएसटी की तरफ है, उन्हें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। कुछ बच्चे जिन्होंने कॉमर्स साइड पे जाना है तो उनका मैथ्स इकोनॉमिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है, उनका एसएसटी से प्रेम नहीं बन पाता, क्योंकि उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। लेकिन उसकी वजह से उनकी 10th में आप फिर देखेंगे कि मार्क्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। तो आपका भी मानना है कि बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन के साथ साथ उनकी जो प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हैं उनको पहले प्रोत्साहित ज़्यादा करना चाहिए उनको देने के लिए? अगर वो 6th क्लास में ही उसको जाना है किस दिशा में, जी, उसको खुद भी पता लग जाता है, माँ बाप को भी पता लग जाता है, तो समाज को भी पता लगना चाहिए या एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी पता लग जाना चाहिए कि उस बच्चे को जिसमें उसकी रुचि है उसको वही सब्जेक्ट उसी समय दे दिया जाए। बिल्कुल, ताकि उसमें वो तीव्र गति से प्रोग्रेस भी कर सके। जी, बिल्कुल, और अपने जो एम है उसको वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। उसी दिशा में जैसे कि बहुत सारे चीज़ें हैं कि भाई आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, है ना जी, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये जो एक जो स्लोगन है इसको आप कहाँ तक देखते हैं? जी, ये स्लोगन पहले टाइम में बहुत चलता भी था, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा भी जाता था, लेकिन आज इस स्लोगन का बिल्कुल उल्टा है। आज बच्चे खेल कूद में बहुत ज़्यादा आगे आप देख ही रहे हैं। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, या और भी कई तरीके के स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, कुश्ती में तो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक मेडल तक भी लेकर आए हैं। तो आज की डेट में हम इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करेंगे कि बच्चे खेलने से ख़राब होते हैं, बल्कि खेलने से तो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ भी होती है, और बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप जो शिक्षकों को प्रेरित करते हैं, आपका मूल मंत्र क्या है अपने शिक्षकों को प्रेरित करने का? मेरा तो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है कुलदीप जी, जो मैं अपनी टीचर से कहता हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो बच्चे आपके पास क्लास में जितने भी हैं, 35-40 जितने स्टूडेंट्स आपके पास आपकी क्लास के अंदर हैं, आप हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझ के पढ़ाएंगे तो आप उसकी वीकनेस भी देख पाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ भी देख पाएंगे, और उसके साथ आपकी एक अटैचमेंट भी बनेगी, और वो बच्चा आपसे खुल के अपनी सारी बातें कर सकेगा। पहला एक शानदार चीज़ तो आपकी लगी कि आपने इस आपाधापी के जीवन को अपने एक सरल बना दिया। जैसे आप हंसमुख हैं, मिलनसार भी हैं जी, और मधुरभाषी भी हैं। आपके बहुत सारे व्यक्तिगत लोगों को मैं जानता हूं जो आपकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं उनसे मिलता भी हूं। जी, धन्यवाद। तो आपने अपने जीवन के एक एम बनाया कि भाई अच्छी एजुकेशन जो है सस्ते विकल्प के साथ आपने प्रस्तुत किया। जी, बहुत शानदार और नेक काम आप कर रहे हैं। जी, परिवार का किस तरीके से सपोर्ट आपको इस चीज़ में मिला? जी, परिवार ने तो शुरुआती दौर से ही बिल्कुल साथ दिया। जब शुरू करा हमने स्कूल, तब मेरी वाइफ जो है अंशु, प्रिंसिपल हैं अब स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी कि ठीक है हम इकट्ठे करते हैं। मेरी बड़ी भाभी जो हैं शालिनी जी, उन्होंने भी साथ दिया कि चलो ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी उस साल हमारे पास सिर्फ 32 बच्चे थे
और फीस कोई ज़्यादा नहीं थी, तो हम इतने सारे टीचर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो परिवार में ही है, मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के सदस्यों ने साथ दिया, हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि कोई बात नहीं, हमने वैसे भी इसको बिजनेस के तरीके से नहीं खोला था, तो धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे और आप जरूर इसमें जो है अपनी सफलता पाओगे। जो आपने सोचा है, जो आपने अपने मन में ख्याल लाए हो कि मेरे को एक यहाँ पे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है, इस विचार को आप कभी त्यागना मत, धीरे धीरे आप साथ चलते रहिए। तो मम्मी पापा का, भाई का, भाभी का, इन सब का बहुत सपोर्ट रहा। बहुत सुंदर। परिवार का जो आपको समय, स्कूल में आप बहुत ज़्यादा समय देते हो, स्कूल जाने के बाद भी, बच्चों के जाने के बाद भी उसको मेंटेन करना, या बहुत सारी जो कमियां उस दिन रह गई हैं उसको रिकवर करना, आप उस चीज़ पे भी ध्यान देते हो। बच्चे जब आते नहीं हैं उससे पहले ही आपकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। परिवार में और स्कूल में आप संतुलन कैसे बनाते हो? देखिए, मैंने बताया ना कि परिवार जो है उसने हमेशा शुरू से साथ दिया। समय कैसे निकालते हैं आप परिवार के लिए? परिवार के लिए समय 3 बजे के बाद का समय सारा परिवार के लिए ही है। बाकी है आज इतनी अच्छी जो है हमारे पास टीचिंग स्टाफ है, इतना अच्छा हमारे पास और लोगों का सपोर्ट है कि अगर किसी दिन ना भी जाना पड़े स्कूल, कोई काम आ जाता है, घर में कोई शादी ब्याह आ गया है, या घर में कोई और चीज़ भी है ऐसी कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत है कि हम आप जरूर रहें, तो अगर उस दिन नहीं भी जाएं तो भी वो स्कूल अच्छे से चल जाता है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं जी। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप बच्चों के साथ बैठे हो और उन्होंने आपको कुछ ऐसी शिक्षा दे दी हो जो आपको लगा हो अरे वाह, और फिर आपने वो अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट की हो? जी, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे हैं वो तो नए नए आइडिया लेकर आते ही रहते हैं कि सर हमने वहाँ ये चीज़ देखी, हम ये कर सकते हैं, हमने वहाँ वो चीज़ देखी। जैसे हमने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग प्ले वे मेथड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्ले वे मेथड का भी एक तरीका हमें एक बच्चे ने बताया कि सिंगिंग वाला जो है, कि अगर हम थोड़ा सा किसी टॉपिक को, अगर उस चीज़ को नहीं में समझ में आ रहा तो हम उसको सिंगिंग वे में याद करके सुनाएं आपको। तो हमें लगा कि क्या बच्चे ने बड़ी अजीब सी बात की, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, प्रोत्साहित तो हम बच्चों को करते हैं कि ठीक है आप इसको इस तरीके से याद करो और वैसे सुनो। और जब उसने याद करके सुनाया तो हमने देखा कि पूरी क्लास को बड़ा अच्छा लगा और पूरी क्लास ने उसी वे में उसको गाने के वे में याद करके सुनाया। तो कभी कभी हमें लगता है कि जहां बच्चे कहीं अटक जाते हैं, कोई एक टॉपिक है जिस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो हम उसका डिफरेंट मेथड उठाते हैं और वो डिफरेंट मेथड हमेशा हमारे बच्चे ही बताते हैं। बहुत सुंदर। अभी आपने शब्द बोले संगीत के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को सुना है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो सब वर्ग के और सब लोगों को पसंद आता है। जी। संगीत आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? क्लासिकल होता है या आजकल जो नए रैप आ रहा है, या फिर नए इंस्ट्रूमेंटल आ रहे हैं, गिटार आ रहे हैं? किस संगीत एजुकेशन पर आपका ध्यान केंद्रित ज़्यादा रहता है और किस तरीके से आप अपने स्कूल में उस संगीत के जो कार्यक्रम है एजुकेशन का, उसको आगे बढ़ा रहे हैं? जी, संगीत के हमारे पास जो अध्यापक हैं उन्होंने बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों से हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर का टैलेंट निकाला जाए, उनको कराया जाए, तो हमने वहाँ पे लाके उन बच्चों के लिए गिटार, कीबोर्ड, तबला, हारमोनियम, इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी परेशानी हमारे को यहाँ पे ही आती है कुलदीप जी, कि अगर आप बच्चों को स्कूल में कुछ भी करवा रहे हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स से हमें वो फीडबैक नहीं मिल पाता। अगर आज बच्चा 35 मिनट की क्लास के अंदर हारमोनियम बजाना सीख रहा है तो उसको घर पे भी उसके रियाज के लिए चाहिए वो चीज़, लेकिन वो नहीं मिल पाती। और एक बच्चा जो है वो एक वीक के अंदर सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड कर पाता है, क्योंकि हर क्लास ने आना है, एक पीरियड हर क्लास को अलॉट होगा, तो वो 2 ही क्लास अगर ले पाता है और उन 2 क्लास के अंदर वो क्या सीख पाएगा और उसकी प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी उसकी। ये है, ये बात तो आपने सही कही जी। तो राहुल जी, एक चीज़ और बताइए मुझे, अपने स्कूल को आने वाले 20 वर्षों में आप कहाँ देखते हैं? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आप करेंगे और उसको आप बहुत ऊंचे मुकाम पर देखते हैं आने वाले 20 वर्षों में? जी कुलदीप जी, सबसे बड़ी चाहत तो मेरी है कि ये सीनियर सेकेंडरी तक हो जाए, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, वो दिशा निर्देश अभी हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन जो है सबसे बड़ी तो उनका वही है कि ज़मीन जो है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, हमारे पास उतनी अभी है नहीं। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अगर कुछ और ज़मीन हम ले सकें तो सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही है कि इसको सीनियर सेकेंडरी तक ले जा सकें, क्योंकि आज भी हमारे पास जो हैं बच्चे आते हैं, पेरेंट्स की सबसे बड़ी, जब भी हमारे पास से पेरेंट्स बच्चे निकाल के लेके जाते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स हैं जो 5th में बच्चों को निकाल लेते हैं, रीज़न ये होता है कि 6th में ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, सर आगे मिलता नहीं है।
और 8th के बाद तो मजबूरी में उन्हें निकालना ही निकालना है। तो वो पेरेंट्स हमेशा यही बोल के जाते हैं, मेरे पास से आज भी इतने साल हो गए, 90% पेरेंट्स का यही होता है कि सर किसी तरीके से आप इसको 10th 12th तक करवा लीजिए, हमें अपने बच्चे स्कूल से नहीं निकालने। बहुत सुंदर। बच्चे जो है आजकल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया, खेल कूद के साथ साथ, संगीत के साथ साथ, वो आजकल डांस की तरफ भी ज़्यादा उनका रुझान रहता है जी। तो ये डांस जो क्लासेस हैं, क्या ये भी आप अपने स्कूल में देते हैं? पर्टिकुलरली ये जो डांस क्लासेस है ये डेली बेसिस पे नहीं है या वीकली बेसिस पे नहीं है। हमारे पास 2-3 मंथ्स का एक टाइम होता है कि जब भी हम अपना एनुअल फंक्शन करवाते हैं तो उससे 2-3 मंथ्स पहले जो है हमारे पास हमारी डांस टीचर आ जाते हैं। वो आके जो कि पिछले हमारे साथ 2007 से जुड़ी हुई हैं वो टीचर, तो वो आती हैं हमारे पास, हमारे बच्चों को सिखाती हैं। कुछ हमारे स्कूल की 1-2 टीचर्स हैं जो हमारे साथ बहुत सालों से हैं, 15-16 सालों से हमारे साथ ही हैं। बहुत सुंदर। तो वो भी उनके साथ जुड़ के, वो जो हमारे 2 से 3 महीने होते हैं, इस बार हमारा फरवरी में एनुअल फंक्शन है, उससे पहले जो है दिसंबर से इन बच्चों के डांस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वाह। हम जब स्कूल लाइफ में होते हैं या फिर हम सेकेंडरी स्टेज में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो हमारा एक टीचर बहुत बेस्ट होता है जी, और वो उसके द्वारा दी गई जो सीख है वो हमें जीवन भर काम आती है और वो हम उसके बड़े अटैच भी होते हैं और बड़ा लगाव भी होता है उस टीचर के साथ हमारा। जी। वो कौन सा ऐसा टीचर है जिसको आप आज याद करना चाहेंगे, जिसने आपको सरल भाषा में, सरल शब्दों में, आत्मीयता के साथ ऐसी सीख दी हो कि आपके वो आज तक काम आ रही है? जी, हमारे सर थे एक मलिक सर, वो आज भी हमें याद आते हैं क्योंकि कुछ एक फ्रेंड्स हम आज भी टच में हैं, आपस में बात करते हैं तो उनके बारे में हमेशा डिस्कस किया जाता है। उन्होंने हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई कि ज़िंदगी में बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना। जब भी वो क्लास में आते थे तो कहते थे कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। उनके वो शब्द हमें आज भी याद हैं कि अगर आप कभी भी कुछ भी, कितनी भी सक्सेस आपने ले ली हो, लेकिन अगर आपके पास कलम की ताकत नहीं है, यानी कि आपके लिखे हुए शब्दों की सामने वाला वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप कुछ भी कर लें, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए, आप बहुत अच्छी परिवार से भी आते हैं और टीचर की एक लाइफ ऐसी होती है कि उसके पास बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के अलावा इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उनको सारे सुख सुविधाएं मुहैया करा सकें जी। और गांव से जब लोग आते हैं और वो लंबा पुराना दौर था उसमें इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं ये कहूँगा कि एक आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही पीछे से बिलोंग करते हैं जी। आज आप एक सक्षम इंसान हैं अपनी मेहनत के दम पर और अपने सपनों के दम पर, जो आपने पूरे कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। जी। पैसे को कहाँ पे देखते हैं आप? पैसा क्या है आपके लिए? मेरे हिसाब से पैसा जिंदगी जीने के लिए जितना चाहिए उतना इंसान के लिए बहुत है। अगर आदमी पैसे के पीछे भागता रहता है तो वो बाकी सारी सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर सिर्फ पैसा कमाने पे लग जाएंगे तो आप अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप समाज में नहीं ध्यान दे पाएंगे, आप लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रकृति का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। बहुत सुंदर। तो आपने पैसे को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि वो एक आदमी को जीने के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग पैसे से चिपक जाते हैं, अपनी इंसानियत भूल जाते हैं, अपने आप को याद नहीं रखते, अपने परिवार को याद नहीं रखते। उनके लिए स्टेटस सिंबल भी पैसा है, जीने का तरीका भी पैसा है, मतलब वो पैसे को अपना भगवान समझ लेते हैं। उनके लिए आपको क्या कहना है? जी, मेरा तो उनसे ये कहना है कि अगर वो इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी छोड़ के बाहरी दुनिया को देखें, एक बार देखें, आप दुनिया को देखें, आप लोगों से मिलें। आपको पैसे से प्यार है कोई बात नहीं है, वो आपकी एक अपनी हैबिट है, लेकिन एक बार उस हैबिट को छोड़ के आप बाहर आएँ, लोगों से मिलें, लोगों को देखें, दुनिया से मिलें। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि आप तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेरा मानना ये ज़रूर है कि वो धीरे धीरे उस पैसे के, जो उनको उस पैसे से बहुत प्यार है, उससे वो बाहर आ जाएंगे। आज देश को आप कहाँ देखते हैं? हमारा देश कहाँ है और इसको फ्यूचर कहाँ है? मतलब देश को आप किस रूप में आज देखते हैं कि हमारा देश कहाँ होना चाहिए था, नहीं हो पाया, कहाँ है, कहाँ जा सकता है, लीडरशिप कैसी है, कैसी होनी चाहिए थी, नहीं है तो क्यों नहीं है? कुलदीप जी, इस बात का मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके पीछे मैं एक कारण बताता हूं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जब हम एक विद्यालय चला रहे हैं तो हमारी सोच उन सब बच्चों की सोच हो जाती है। आज अगर मैं किसी के बारे में बात करूं कि ऐसा होता तो ये हो जाता, वो होता तो वो हो जाता, तो आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों के दिमाग में भी वो चीज़ जाएगी। बहुत सुंदर। तो उन्हें ये लगेगा कि शायद जो है हमारे सर इस तरीके की राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या इस तरीके की राजनीति चाहते हैं। जी। तो मेरा पूरा जो है ध्यान इस चीज़ पे है कि जब तक मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ
बहुत सुंदर। मैं राजनीतिक कोई टिप्पणी ना करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अब राजनीति से हट के मैंने एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं देश के बारे में सवाल पूछना जी, चाहता हूँ। उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। हाँ, कि देश आज कहाँ है, कहाँ हम उसको अपने प्रयासों के दम पर हर एक व्यक्ति अगर क्या ऐसे उचित प्रयास करे कि हम अपने देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपके अनुसार क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में आत्मसात कर लेनी चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो एक बहुत छोटा सा प्रयास है कि हम कभी चलते हुए सड़क पर गंदगी ना फैलाएं। अपने आसपास के जितने भी हमारे घर हैं या कोई खाली प्लॉट है या कोई खाली जगह है उसमें गंदगी ना फैलाएं। कई बार सोच आती है ऐसी, जैसा कि मैंने अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रखी है। हम लोग कभी बाहर निकलते हैं तो हम लोग जो है गाड़ी के अंदर एक पॉलीथीन लेकर चलते हैं, एक पॉली बैग लेके या सिंपल बैग लेके भी चलते हैं। तो अगर कुछ बच्चों ने खाया या वो करा तो हम उसी में डाल देते हैं। तो कई बार मेरा बेटा है, उसने भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा कि सभी लोग तो फेंक देते पापा, हम लोग इस तरीके की क्यों करते हैं? तो मेरा उसको कहना यह था कि एक इंसान से ही शुरुआत होती है। बहुत सुंदर। तो बेटा अभी हम लोगों ने शुरुआत करी है, धीरे धीरे 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट हमने जो कचरा फेंकना था वो हमारे हिस्से का कचरा हमने नहीं फेंका। बहुत सुंदर। तो शायद, तो मेरा मानना सभी देशवासियों से एक कहो अपील है, या आप कहेंगे तो मेरा मानना है कि अगर सब लोग सिर्फ इतनी सी सोच भी रख लें कि हमें अपने घर का कूड़ा अपने तक सीमित रखना है, बाहर सड़क पे नहीं डालना, जो गाड़ी आती है उनमें ही डालना है, तो धीरे धीरे हमारा पूरा का पूरा शहर सुंदर होता चला जाएगा, देश सुंदर होता चला जाएगा। और देश सुंदर है तो फिर सब कुछ ही है। वाह, बहुत सुंदर। आपके इतने अच्छे विचार जानकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। लोगों को इससे अवेयरनेस भी मिलेगी, वो अपने जीवन को संवारने का प्रयास भी करेंगे। एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि आप इतने हंसमुख हैं जी, मिलनसार हैं, और आप में अपने देश को, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी चीज़ को बदलने का सबसे बड़ा स्तंभ है जी। यानी कि अगर आप बच्चों के अंदर अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो आप अपने समाज के साथ साथ अपने राष्ट्र को स्वयं आगे लेके जा रहे हैं। जी। बहुत कभी कभी जब आपको लगता है कि मेरा एक सपना है, मैं इस सपने में जीता हूँ और मुझे ये सपना पूरा करना ही करना है, वो सपना क्या है, बस ये मुझे बताइए। जी, मेरे बताया भी था शायद आपको कि मेरा तो अभी फ़िलहाल यही सपना है कि मैं स्कूल को सीनियर सेकेंडरी तक लेके जाऊं, ताकि मैं, जो पेरेंट्स आज ये कहकर मेरे पास से गए कि सर अगर ये 12th तक होता तो हम तो यही चाहते थे, तो उस टाइम आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं और वो ये चाहते हैं कि 12th तक का स्कूल हो। तो अभी तो फिलहाल यही प्रयास है कि किसी तरीके से अगर हम इसको 12th तक का कर सके। बहुत सुंदर। तो आप अपनी तरफ से जो क्वेश्चन मैं ना पूछ पाया हूँ और आपको लगता हो कि हाँ ये चीज़ें जो है हमें अपने समाज के लिए करनी चाहिए, हमें अपने देश के लिए करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए करनी चाहिए, अगर कुछ ऐसी कोई बात है तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि हमारी तरफ से एक आपके चैनल को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि हमें अपने इस देश को आगे बढ़ाना है, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कुछ भी क्यों ना हो, छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, आप हमेशा कोशिश करिए कि आप उसको करें, अपने कंट्रीब्यूशन को ज़रूर करें। और आप जिस किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या किसी भी समाज को आप सपोर्ट करते हैं या किसी भी संस्था को आप सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी आप सिर्फ और सिर्फ एक यही बात जो है सभी लोगों से बोलिए कि हमें अपने इस देश को आगे बढ़ाना है। तो हमें इस देश में एक स्वच्छता, एक हमारे जो पेड़ पौधे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस बार का नारा है, एक पेड़ माँ के नाम, हम इस तरह की चीज़ों को हर वर्ग को प्रेरित करें, ताकि जो है हरा भरा भारत, खुशहाल भारत हमें हमेशा मिलता रहे। वाह, बहुत शानदार। आपके साथ आपके विचारों को जानने का हमें मौका मिला। आप बहुत शानदार सरल स्वभाव के साथ आप अपने हमारे सवालों का जवाब दिया। जी। और दर्शकों, ऐसे ही हम आपको नए नए योद्धाओं से मिलवाने का प्रयास करते रहेंगे, और आपको अपने जीवन में सुधार लाने का जो अवसर प्राप्त होगा उन लोगों को देखकर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ज़रूर मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नई सोच नई दुनिया के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ये जो हमारी पॉडकास्ट है अभी जो हमने राहुल जी के साथ बनाया है, इसको आप शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।